हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12 के चैप्टर 5वें में यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत आज पढ़ना है मुझे बेटा लिंग निर्धारण यानी कि बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, इसकी अगर बात की जाए अवधारणा क्या है और थोड़ी सी सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानेंगे जो इंपॉर्टेंट्स है हर एक एग्जाम के लिए। बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग निर्धारण इसका अर्थ क्या होता है। अगर बात करें कि इसकी मीनिंग क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन की मीनिंग क्या है, तो इसके अर्थ की बात करते हैं। समझो पहले जो होने वाली संतान है, होने वाली संतान नर होगी या फिर मादा, ठीक है, मेल होगी या फिर फीमेल। ठीक, इसका जो निर्धारण होता है वही क्या बेटा आपका लिंग निर्धारण है। ठीक है, वही क्या है लिंग निर्धारण। मैंने लिख रखा लिंग निर्धारण से ही तय होता है कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या फिर मादा होगी। बेसिकली इसका अर्थ इतना से ही है, बहुत ज़्यादा दे रखा है लंबा चौड़ा, उससे मतलब नहीं, बस इतना सा है कि लिंग निर्धारण से ही तय होता है कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या फिर मादा होगी। ये अर्थ है किसका, सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक, सबसे पहले बात करी जाए इसका अध्ययन किसने किया। ठीक है, कौन कौन थे जो इसके बारे में अपनी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइकिंग। ठीक है, हाइकिंग सर ने, और ये हाइकिंग सर वही सर है जो सबसे पहले इन्होंने कॉकरोच है ना, बेसिकली कॉकरोच अगर बात की जाए कीटों पर। ठीक है, एनसीईआरटी में तो कीटों पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप मोटी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जो है हाइकिंग सर ने कॉकरोच पर क्या किया था, रिसर्च की थी। उन्होंने अध्ययन किया और बताया था कि जो है कॉकरोच के जो शुक्राणु बन रहे हैं उनमें से कुछ शुक्राणु जो मतलब 50% शुक्राणु आपके बने हुए हैं वो उनकी संरचना कुछ संघन संरचना है, और संघन संरचना को उन्होंने कहा ये एक्स काय है। क्या कहा था, एक्स काय है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने इसको एक्स काय बोल करके छोड़ दिया था। ठीक है, जो बाद में और साइंटिस्ट आए उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया और बताया कि जो एक्स काय है यही क्या है, एक्स गुणसूत्र है। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी तो वहाँ पर आपके हाइकिंग सर आते हैं। लेकिन एक्स गुणसूत्र की खोज नहीं की थी उन्होंने, एक्स गुणसूत्र को उन्होंने एक्स काय बताया था। क्या बताया था, एक्स काय बताया था ना, कहा एक्स एक बॉडी है। ठीक, वो सबसे पहले किसने बताया था, तो आपके हाइकिंग सर ने बताया था। तो दूसरी बात करते हैं एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों की खोज की, उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की, वो साइंटिस्ट थे आपके मैकलंग सर। कौन थे, मैकलंग सर। देखो यहाँ पर मैंने इनके नीचे अंडरलाइन कर दिया। इन्होंने एक्स गुणसूत्र जो एक्स काय था, जो एक्स काय था जिसको हाइकिंग सर ने कहा था कि ये एक्स बॉडी है। ठीक है, ये 50% शुक्राणुओं में पाई जाती है। ठीक है, 50 में नहीं पाई जाती, जो 50 में उन्होंने देखा था तो उन्होंने कहा था ये एक्स काय है। संरचना कैसी, संघन संरचना थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको एक्स काय कहा, ये एक्स बॉडी है। ठीक, इसी को मैकलंग सर ने बाद में कहा, अध्ययन किया और बताया कि ये जो एक्स काय है यही क्या है, एक्स गुणसूत्र है। तो अगर एक्स काय की बात की जाए तो हाइकिंग सर ने खोज की थी, और एक्स गुणसूत्र तथा वाई गुणसूत्र दोनों की खोज की बात की जाए या दोनों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो मैकलंग सर थे। कौन से थे बेटा, मैकलंग सर थे। ठीक है, अब बात करते हैं विल्सन सर ने भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया इसके बारे में, और जो है विल्सन सर ने ही दिया था क्या, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आपने उससे पहले पढ़ा था क्या, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद विल्सन तथा स्टीवन सर आते जिन्होंने दिया था कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक, अब बात करते हैं ये वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण का वास्तविक आधार तैयार किया था। बात करते हैं मैकलंग सर ने 1902 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान में आपको रखना है, ये डेट ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि मैकलंग सर ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। कौन सा वाद प्रस्तुत किया था, तो गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। किस सन में किया था, तो 1902 में किया था। किसने किया था, तो मैकलंग सर ने किया था। उन्होंने क्या बताया था इसके अनुसार, मतलब किसके अनुसार, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बेटा एक लिंगी जंतुओं में, ऐसे जंतु जिनके क्या होते हैं बेटा, एक ही लिंग पाया जाता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होती है, उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा दिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है ना। ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, जिनके शरीर में एक ही लिंग पाया जाता है उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। ठीक, ऐसे इसके अनुसार एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कहाँ पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, उनके लक्षणों पर, और लक्षणों के समान बेटा किससे, जैसे उनके शरीर का लक्षण निर्धारण हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कोई एक लिंगी जीव है। ठीक, मैं बात करता हूँ एक जानवर की बात करते हैं, अगर हम काऊ की बात करें। ठीक, अगर काऊ की बात करें तो एक लिंगी जानवर है। ठीक है, जैसे ही इसके शरीर के लक्षणों का निर्धारण, बात बहुत बड़ी है, जैसे इसके कानों का रंग, इसके आँखों का रंग, इसके बालों का रंग, इसके त्वचा का रंग, इसके शरीर का भार, इसके शरीर की हाइट, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, तो बेटा गुणसूत्र
गुणसूत्रों के द्वारा तो ही निर्धारित हो रही है। गुणसूत्र पर बैठे हुए जीन तो डिसाइड कर रहे हैं कि गाय का रंग कैसा होगा, लाल होगा या फिर पीला होगा। ठीक, ये कौन निर्धारित कर रहे हैं? गुणसूत्र ही तो कर रहे हैं। वैसे ही इसके जेंडर का, किसके, गाय के जेंडर का निर्धारण, इसके गाय के लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? इस जानवर के लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? उसमें उपस्थित गुणसूत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर का रंग, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसकी हाइट का, ये सारी चीज़ें जो है गुणसूत्र निर्धारित करते हैं, गुणसूत्र बैठे हुए जीन निर्धारित करते हैं। वैसे ही बेटा उसके लिंग का निर्धारण भी कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। बात इतनी सी थी इस नियम के अनुसार, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। तो वंशागति की बात की जाए कि जो लक्षण, जो लिंग का निर्धारण हुआ है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है, तो वो वंशागति के अनुसार जाएगा। और किसके अनुसार, किस नियम के अनुसार? तो मेंडल के नियम के अनुसार जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले बात करें भैया कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े की बात की जाए तो जोड़े में 23 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में अगर बात की जाए तो 22 गुणसूत्र आपके जो होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, यानी कह सकते हैं कि 44 गुणसूत्र होते हैं जो आपके कैसे होते हैं? वो समजात होते हैं। कैसे होते हैं? समजात, मतलब समान गुणसूत्र होते हैं। एक्स ही होगा, बस उस पर उपस्थित जीन जो होंगे बेटा वो लक्षण, अलग अलग लक्षण निर्धारण करने के लिए जाने जाते होंगे। मान लीजिए हमारे शरीर की अगर बात की जाए तो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, अगर वो समान होंगे तो उन्हें हम समजात गुणसूत्र कहेंगे। बस उन पर उपस्थित जीन जो होंगे वो अलग अलग लक्षण निर्धारित करने के लिए जाने जाते होंगे। ठीक, जैसे कोई जीन पर किसी गुणसूत्र बैठा हुआ जीन हमारे बालों के लिए जाना जाएगा। ठीक, किसी गुणसूत्र बैठा हुआ जीन जो है हमारे आंखों के रंग के बारे में जाना जाएगा, हमारी त्वचा के बारे में जाना जाएगा, हमारी हाइट के बारे में जाना जाएगा, हमारे बाह्य आकार की लक्षणों के बारे में जाना जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है बेटा, जो है हमारे लिंग का निर्धारण भी कौन करेगा? गुणसूत्र ही करेगा। ठीक है, जो हमारे लिंग का निर्धारण करेगा गुणसूत्र, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कह सकते हैं लैंगिक गुणसूत्र कह सकते हैं, या फिर जनन गुणसूत्र कह सकते हैं। जिससे हमारा क्या लिंग डिसाइड होगा बेटा, उसे हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। और जिनसे हमारे शरीर के लक्षण डिसाइड होंगे उसे हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। यानी 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर की संरचना को, हमारे शरीर के रंग को, ETC सारी चीज़ों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। इसलिए उनको दैहिक कहते हैं। दैहिक का मतलब होता है देह, देह का मतलब होता है शरीर, शरीर के सभी लक्षणों को निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों को हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। तथा एक जो क्या करता है, हमारे लिंग का निर्धारण करता है कि हम मेल बनेंगे या फिर फीमेल बनेंगे, इसको निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र कैसे होते हैं बेटा? लैंगिक गुणसूत्र एक जोड़े होते हैं। ठीक, और होते कैसे हैं? विषम जात होते हैं। कैसे होते हैं? विषम जात होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 44 गुणसूत्रों के 22 जोड़े समजात होते हैं जिन्हें हम कायिक गुणसूत्र या फिर क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। तथा एक जोड़ी गुणसूत्र जो क्या होते हैं? विषम जात होते हैं, यानी कि विषम जात, जिन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, कहानी इतनी सी थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो लिंग निर्धारण से ही तय होता है कि संतान कैसी होगी, मेल होगी या फीमेल होगी। ये जो संतान मेल और फीमेल होगी, यही तय करने की जो प्रक्रिया, यही लिंग निर्धारण है। इसे ही बेटा हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अगर बात की जाए इस पर काम किसने किया था, तो हैंकिंग सर ने किया था। जो सबसे पहले उन्होंने एक्स गुणसूत्र के बारे में बताया था। एक्स गुणसूत्र को सबसे पहले एक्स काय के रूप में किसने खोजा था? तो हैंकिंग सर ने खोजा था। एक्स गुणसूत्र को एक्स काय के रूप में खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंकिंग था। और मैकलक सर ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने एक्स काय को ही बताया था कि ये एक्स गुणसूत्र है, और वही गुणसूत्र की खोज भी किसने किया था? मैकलक सर ने किया था। ठीक है, और 1902 में उन्होंने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, विल्सन और एक स्टीवन सर ने, तो जिन्होंने मिलकर दिया था लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय वाद। ठीक, अब बात करते हैं जो है कि मनुष्यों में, तो मनुष्यों में मैंने आपको समझा दिया है कि कायिक जनन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 समजात होते हैं, 22 जोड़े समजात होते हैं, और एक जोड़ी क्या होता है बेटा? विषमजात होता है। ठीक है, जिन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं थोड़ी सी बात को ना। मान लीजिए कि जो ह्यूमन में है, ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं ना, कह सकते हैं। जोड़ी में कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अगर जोड़े संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं बेटा? 44 होते हैं। ठीक, तो इसमें से जो आपके 44 होते हैं, मैं लिख रहा हूँ 44 होते हैं। ठीक, 44 होते हैं। अगर बात की जाए बेटा कि जो इसमें से 22 जोड़े हैं, यानी 46 होंगे यहाँ पर। यहाँ पे कितने होंगे? 46 होंगे। यहाँ पे जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे आपके, वो कैसे होंगे? जो 22 गुणसूत्र होंगे आपके, ठीक है, वो कैसे होंगे आपके? समजात होंगे। कैसे होंगे? समजात होंगे, समजात होंगे। ठीक,
22 जोड़ी गुणसूत्र आपके समजात होंगे, प्लस बचे कितने बेटा, एक जोड़ी गुणसूत्र जो बचे हुए हैं आपके, एक जोड़ी जो गुणसूत्र आपके बचे हुए हैं वो कैसे बचे हुए हैं बेटा, विषम जात हैं। कैसे हैं, विषम जात हैं, ठीक, विषम जात हैं। यानी कि ये जो सम जात हैं इन्हीं को बेटा, इनसे हमारे शरीर के लक्षण निर्धारित होते हैं। इन्हीं जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं इन्हीं से बेटा क्या होता है, हमारे शरीर के लक्षण निर्धारित होते हैं, ठीक, हमारे त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारा शरीर कैसा होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बेटा, इन्हीं से क्या डिसाइड होता है, हमारा लिंग डिसाइड होता है, हमारा जेंडर डिसाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है जब ये युग्मक बनते हो तो क्या होंगे बेटा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और दूसरे में क्या बनेंगे बेटा, 22 प्लस वाई, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो 22 22 44 और 44 2 46। अगर यहाँ से किसी भी कह सकते हैं युग्मक में अगर अंत में x आता है तो कैसा होगा बेटा, वो मादा होगा, ठीक है। और अगर किसी में XY आता है तो XY वाले क्या होंगे, नर होंगे। बस यही था लिंग निर्धारण, ठीक है। युग्मक बनते समय अगर क्या होगा, XX वाले हो जाएंगे तो मादा हो जाएगा, और XY वाला होगा तो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ये कहानी हम अर्धसूत्री निषेचन में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक। यहाँ पर लिंग निर्धारण की कहानी थी, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। समजात विषमजात क्या होता है ये आप देख रहे हो। मैं कहूँ X वाला क्या है, समजात है या विषमजात है, तो कहोगे इसमें दोनों युग्मक, इसमें दोनों युग्मक क्या है, समजात है, इसमें दोनों युग्मक क्या है, समजात हैं। अगर मैं x और y की बात करूं तो इसमें क्या होता है, दोनों युग्मक क्या है, विषम जात है, दोनों युग्मक क्या है, विषम जात है, ठीक है। ये कहानी थी लिंग निर्धारण की, ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण मैंने आपको बता दिया है कैसे होते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण करने के लिए एक जोड़ी गुणसूत्र x और y जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्या होता है, x और y जिम्मेदार होता है। समझो एक चीज मेरी और भी, देखो ध्यान से इस तरफ कि जो आपका x, ठीक है, XY, ठीक, XY वाला होता है, ये क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है, ठीक। अगर जिसमें क्या होगा बेटा, X हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा, और जिसमें क्या बेटा XY हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा, ठीक। ये क्या था मनुष्यों में। अगर हम बात करें बेटा थोड़ा सा पक्षियों में आ जाते हैं, ठीक है। पक्षियों में अगर बात की जाए, पक्षियों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, लेकिन पक्षियों में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर से एक चीज़ यहाँ पर तो ये समजात है ना, ये समजात है ना, क्योंकि इसमें दोनों युग्मक कैसे हैं, समान है, और ये विषम जात है क्योंकि इसमें x है एक y है, ये कैसे है, विषम जात है। अगर पक्षियों की हम बात की जाए, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर पक्षियों में भी लिंग निर्धारण कैसा होता है, XY प्रकार का ही होता है, इसे XY प्रकार का लिंग निर्धारण बोलते हैं। पक्षियों में भी बेटा क्या होता है, XY प्रकार का ही लिंग निर्धारण होता है, कुछ खास अंतर नहीं होता। उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता, हम बताते हैं XY प्रकार का पक्षियों में होता है, लेकिन जिस पक्षियों में अगर x है तो ये क्या होगा, नर होगा। क्या होगा, ये नर होगा। अगर XY है तो क्या होगा, मादा होगा, ठीक। ये किसमें पाया जाता है बेटा, ये उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो तितली में, ठीक बेटा, पक्षी में, और किसमें बेटा, मोथ जानते होंगे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, जिसे हम छोटे छोटे कीट के रूप में जानते हैं। मोथ में, कीटों में नहीं कह सकते कि सभी कीटों में यही होता है, मैंने जो लिख दिया है उसी में है, इतने इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपके कीटों में भी मैंने करा दिया है, ठीक है। लिंग निर्धारण बता दिया कि अगर x होगा तो ये क्या होगा, नर होगा, और XY होगा तो मादा होगा। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं था, मनुष्यों में कैसा था, अगर x है तो क्या होगा, मादा होगा, अगर XY है तो क्या होगा, वो नर होगा। तो यहाँ पर अगर बात कीजिए चिड़िया में, तितली में, ठीक है, पंछी में क्या है, नर कैसा है, समयुग्म की होता है, और मादा कैसी होती है, विषम युग्म की होती है, नर में हो गया। अगर बात की जाए एक और टॉपिक आपका आता है, टॉपिक में क्या आता है आपका, एक आता है कि जो है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में खासकर बेटा लिंग निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्रों के क्या है, सेट्स के आधार पर होता है। सेट्स का मतलब समझ रहे हो, गुणसूत्रों के जो है कह सकते हैं कि युग्मक के आधार पर होता है ना, एक जो कह सकते हैं युग्मक के आधार पर होता है। उसमें होता ये है कि द्विगुणित, ठीक है, अगुणित, ठीक है, जो द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, इसके आधार पर किसका निर्धारण होता है बेटा, मधुमक्खियों का निर्धारण होता है। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमन में आपको तो समझा दिया है और पक्षियों में भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। दोनों प्रकार का निर्धारण मैंने आपको बता दिया। कल की क्लास में पढ़ेंगे मंडलीय विकार, ठीक है, या गुणसूत्रीय विकार। तो आशा करते हैं बेटा क्लास आपको समझ में होगी। अगर कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको जवाब हम देंगे।